अभिषेक, फुटनोट शुरू करने से पहले मेन एफ्रिज्म में से जो लास्ट पढ़ा हम लोगों ने, उसमें से किसी को कुछ पूछना है? नो सर। चलो आप एक बार मेरे बिहाफ पे इसको रीड करो तो एफ्रिज्म, इस फुटनोट को। अच्छा, फुटनोट को रीड करूं? हाँ, यहाँ जो लिखा हुआ। His mission is not, however, to construct so-called system by interweaving empty speculation and hypothesis concerning the internal essential nature of the vital process and the mode in which diseases originate in the interior of the organism, whereon so many physicians have iterate hitherto ambitiously wasted their talent and their time. Nor is it too empty to give countless explanations regarding the phenomena in disease and their proximate cause, which must ever remain console, concealed, concealed, wrapped in unintelligible word and an inflated abstract mode of expression, which should sound very learned in order to astonish the ignorant, viceless sick humanity, signs in vain for aid of such learned rivers, to which the name of the theoretic medicine is given, and for which special professorship are instituted. We have had quite enough, and it is now high time that all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk, and begins now instead for once to act that is really to help and to cure. Sure, thank you. So first, again, before we start this footnote is especially related to the process of your mission. That means how you will achieve your mission. जो वहाँ पे हनीमैन ने कहा कि the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. That means to cure. जो आप क्योर करोगे, जो आपका मिशन है, जो आपका बेरूफ है, जो आपका प्रोफेशन है, उसको करने के लिए एक काम तो है कि सिक को हेल्थ में वापस रिस्टोर करना है. दैट इज वन थिंग. अलोंग विथ दैट आपको क्या क्या नहीं करना है, उसके लिए यहाँ पे देखोगे दो चीजें हैं. देखो, हिज मिशन इज नॉट हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट द सो कॉल्ड सिस्टम रिगार्डिंग योर हाउ मेडिसिन वर्क्स. One. Number two, how the disease happens. दो चीज़ें देखो यहाँ पे, नॉट और नॉर, ये दो चीज़ लगाया हुआ है यहाँ पे. और इस दो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हनीमैन वहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बेड साइड टू डिस्क्राइब टू योर पेशेंट regarding the know-how or details of functioning of your medicine, as well as regarding the phenomena of disease, कि एक बीमारी के अंदर क्या केमिकल, क्या बायोकेमिकल चेंजेस, क्या चेंजेस लेके आता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बेड साइड में वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है. वहाँ पे पेशेंट को जो रिक्वायर्ड है दैट इज टू रिलीव हिज सफरिंग. पेशेंट के तकलीफ को कैसे कम किया जाए, उस पेशेंट को आराम कैसे दिलाया जाए, उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी कैसे ठीक किया जाए, दैट इज़ द टारगेट, दैट इज़ द मिशन. ना कि उस पेशेंट को वहाँ पे बैठ के आप इंफॉर्मेशंस और नॉलेज दे रहे हो. दैट इज़ रिक्वायर्ड.
थ्योरेटिक मेडिसिन को आप यहाँ पे अच्छे से समझ लेना। एक चीज़ यहाँ पे जो बहुत सारे जगह पे इसको थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन में दिया हुआ है। थ्योरेटिक मेडिसिन का मतलब ये नहीं होता कि आप पेशेंट से वहाँ पे जाके बैठ के ज़्यादा बात करना। थ्योरेटिक मेडिसिन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि दैट यू आर नॉट you will not explain the things to the patient, या आप बात कर रहे हो पेशेंट से तो उसका मतलब थ्योरेटिक मेडिसिन नहीं है। थ्योरेटिक मेडिसिन को समझने के लिए अभी इस दोनों पॉइंट्स के ऊपर एक चीज़ को बता रहे हैं। थ्योरेटिक मेडिसिन को समझने के लिए अच्छे से उस टाइम का सिस्टम ऑफ मेडिसिन समझना चाहिए जो एट द टाइम ऑफ हनीमैन, जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो सिनेरियो ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन चल रहा था, जिसको हनीमैन ने अपने इसी ऑर्गेनन के प्रीफेस टू द सेकेंड थर्ड एडिशंस को पढ़ के देखोगे तो वहाँ भी लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारा इसका एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिक मेडिसिन एक्चुअली हनीमैन वहाँ पे कहना चाह रहा है दैट इज रिगार्डिंग द सिस्टम ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग हनीमैन्स टाइम व्हाट वाज प्रिवेलेंट। That means those system of medicine which was not based on perfect experiment, that was not based on a rational experiment. That means those system of medicine which was not practically based on perfect experiment, neither based on perfect clinical experience, rather they are just wrapped on hypothetical consideration. किसी एक ने कुछ सोच लिया, किसी एक ने कुछ इंटरप्रेट कर लिया, किसी एक ने कुछ महसूस कर लिया और उस चीज़ों को एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना के उसको प्रोपेगेट करते गए। So the actual meaning of theoretic medicine is the system of medicine, the practice of medical service that is based on just hypothesis and speculations, that is not based on perfect rational experimental medicine. ये थ्योरेटिक मेडिसिन और रेशनल मेडिसिन ये अपने आप में वहाँ पे डिफरेंशिएट करता है कि what Hahnemann has discovered in 1796. This discovery is based on perfect rational experience and experiment. It is not that कि हनीमैन को कुछ ख्याल आया और उसने एक टेक्स्ट लिख दिया और एक प्रैक्टिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन चलना पड़ा। हनीमैन ने कुछ सोच लिया और उसको लिख लिया। ये जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको हनीमैन ने 1796 में पब्लिक किया, जिसको हनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के फॉर्म में डिस्क्राइब किया, जिसको हनीमैन ने सबसे पहले एक एसे के फॉर्म में पब्लिश किया, दिस मेडिसिन हैविंग ए बेस. व्हाट इज द बेस? दैट बेस इज observed from the nature law of similia, and for this law of similia, the one part of similia is the sick symptoms in the patient, and another part of the similia is the medicine that is being given on healthy human being, and what they have produced is collected, is summarized, is categorized in one place, and then matching this. So this knowledge of medicine is not based on any hypothesis, is not based on any speculation. This knowledge of medicine is not based on anyone's experience. Anyone in any place in the world can perceive the symptoms of belladonna. What Hahnemann has perceived in Germany, anyone, as directed by Hahnemann, anyone can utilize this belladonna for drug proving in any place in the world,
चाहे वो इंडिया में हो, चाइना में हो, भूटान में, कहीं भी बैठा हो, वो उस एक्सपेरिमेंट को एक्सपीरियंस करेगा और उसको बेलाडोना का सिम्टम्स मिलेगा. That is called rationality. Rationality means it is not that only I can perceive, only I can feel, only I can explain. Rationality means if this is the way, anywhere in the world, anyone if going on that way, and they will experience the same. जो यहाँ फील कर रहा है वो दुनिया किसी भी कोने में कोई भी फील कर रहा है. That is called rationality. That means whatever medicine Hahnemann is using at that time, whatever medicine, whatever method Hahnemann has advised to use, they all are based on experimental experience. They are not based on hypothesis, they are not based on speculation. So this differentiation कि एक मेडिसिन जो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है, that is called rational medicine. और एक सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस जो कि हाइपोथेसिस, स्पेकुलेशन, सोच, ख्याल, इंटरवीविंग, बात बना के जिन चीज़ों को एक एक्सपेरिमेंट्स किया गया है, that is called theoretic medicine. So theoretic medicine is the system of practice of medicine based on hypothesis, speculation and interweaving. इसको आप ये मत समझना कि ये किसी एक मेडिसिन सब्सटेंस का नाम है, rather ये एक सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बारे में कहा गया है जिसको theoretic medicine. So it is not a substance, rather it is a system. और वो सिस्टम क्या है? That differentiate, that have a categorization, that is not rational, that is irrational. Why irrational? Because it is based on hypothesis, because it is based on speculations, because it is based on empty interweaving. Hypothesis समझ में आता है आप लोगों को? Anyone? हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? सेकेंड ईयर सो रहे हो या जग रहे हो? Sir, something which is proved theoretically but not practically. कोई नहीं, एक एक करके बताओ, आवाज क्लियर नहीं आई. Sir, something which is proved. Sir, something which is proved theoretically but not practically. और कोई? सर लिमिटेड एविडेंस के बेस पे जो चीज बताई गई हो. और कुछ? सर जो मतलब सिर्फ हमारी सोच में है वो सच में है या नहीं उसका भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है. यहाँ पे इन चीजों को क्या करना, हाइपोथेसिस का मतलब वही होता है हमेशा कि यू हैव think something, you have created something in your mind and you have graphed it, you have defined it just based on your thinking, just based on your assumption. इस चीज को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो ये स्पेकुलेशन जो कह रहा है, इंटरवीविंग, एम्प्टी स्पेकुलेशन. एम्प्टी स्पेकुलेशन भी यही होती है, खोखली बातें, that is not perfectly based on reasoning, not perfectly based on logic, not perfectly based on perfect rational parameters. ये हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस कहाँ आता है कि कोई भी चीज जब हम कुछ भी शुरू करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चीज को देख लेना कि कोई भी चीज जब होता है तो वो एक बार नहीं 2 बार होता है. That means whatever you are planning to do, whatever you are going to do, एक तो वो है जब आपने किया,
जिसको आप दुनिया एक टाइमलाइन, एक टैग देती है, बट वो होने से पहले एक बार और होता है, और वो होता है आपके सोच में, आपके माइंड में. एनीथिंग फर्स्ट हैपेंस इन द माइंड, देन हैपेंस इन रियलिटी. तो जो माइंड में हो रहा है, दैट अप टू दैट लेवल वो हाइपोथेसिस होता है. जब उसको एक्सपेरिमेंटली करके आप वेरीफाई रीवेरीफाई करना शुरू कर दोगे, नाउ इट बिकम्स अ फैक्ट. सो hypothesis sometimes may become true, but sometimes may not be true. So until and unless it is verified by experimental fact, until and unless it is verified by experimentations, these remains always doubtful, always in hypothetical, always in a part that is all, you can say, empty speculation, always in a part that is not to be perfectly reliable, until and unless it is justified by experiment. So theoretic medicine के ख्याल में सपोज कर लो, जब हनीमैन ने सिंकोना बार्क के बारे में ट्रांसलेट करते हुए ये चीज को पढ़ा क्यूलेंस मेट्रिया मेडिका में, कि सिंकोना बार्क क्योर्स एग्यू फीवर बिकॉज इट इज बिटर इन टेस्ट. ये एक हाइपोथेसिस था, ये एक स्पेकुलेशन था, ये एक एजम्पशन था कि जिसको ठीक कर रहा है इसका मतलब ये है कि इस वजह से ठीक किया होगा. अब इसका काउंटर क्या होगा? यू हैव टू प्रैक्टिकली यूटिलाइज दिस. तो अब आप एक से ज्यादा बिटर सब्सटेंस को यूटिलाइज करो, मल्टीपल बिटर सब्सटेंस को वहां पे यूज करो. इफ बिटरनेस इज द रीजन, देन एवरी बिटर सब्सटेंस विल क्योर एग्यू फीवर. देन अगर ये चीज फैक्ट होता तो ये बाद में हर बिटर सब्सटेंस एग्यू फीवर को ठीक करता. अगर ठीक करता तो अब यही हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस नहीं रह जाता, ये हाइपोथेसिस एक फैक्ट हो जाता, ये हाइपोथेसिस एक प्रिंसिपल बन जाता, ये हाइपोथेसिस एक रूल बन जाता. बट ऐसा हुआ नहीं. क्यों? कि बिटरनेस जिसको हमने सोचा था कि ये ठीक कर रहा है, एक्चुअली ये रीजन नहीं था. दैट मीन्स अब ये फैक्ट नहीं बन सकता, ये हाइपोथेसिस ही रह गया. फैक्ट बनने के लिए इसका एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस होना जरूरी है. और जब इस हाइपोथेसिस को मान के एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस किया गया, तो उस एक्सपीरियंस में कुछ और चीज निकल के आई. क्या निकल के आया? कि एक सिम्टम सेट ऑफ सिमिलरिटी का एक ड्रग पिक्चर होता है. ड्रग पिक्चर होता है, वहां तक बात आ गई. अब ये सिमिलर है, इसलिए इस सिमिलर को प्रूव क्योर करेगा. जब ये बात माइंड में आई, जब ये बात सोच में आया हनीमैन के, तब तक ये हाइपोथेसिस था. ये हाइपोथेसिस फैक्ट कब बना? जब हनीमैन ने इस हाइपोथेसिस को नाउ एक्सपेरिमेंट किया, री एक्सपेरिमेंट किया, अगेन एक्सपेरिमेंट किया. अब हर बार ये चीज फुलफिल होता चला जा रहा है. नाउ इट बिकम्स फैक्ट, नाउ इट बिकम्स प्रिंसिपल, नाउ इट बिकम्स रेशनल. सो अब ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेसिस नहीं रह गया, एक रेशनल प्रिंसिपल बेस्ड, एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड फैक्ट हो गया. So that is the basic difference between rational medicine and theoretic medicine. Rational medicine, that is being experimented perfectly and experienced after this experiment. But theoretic medicine is not experimental medicine. It is hypothesis, it is speculation, it is just an empty assumptions. So एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लोगे, that is
theoretic medicine is not the name of any substance. It is not the name of any medicinal substance or medicine. Rather, theoretic medicine is said to be for a system of medicine, for a practice of medicine that is not based on rational observations. Rather, the system of medicine that is based on hypothesis and empty speculation. Any doubt on this theoretic medicine? Anyone? अभी इसमें 2 पार्ट और है बताने को. इस थ्योरेटिक मेडिसिन में कुछ पूछना है किसी को तो बात करो, फिर हम ऊपर के पैराग्राफ को अब और समझाएंगे. सर ये थ्योरेटिक मेडिसिन की बातें क्या सर आज भी मतलब एप्लीकेबल हैं? क्योंकि अब तो जितने भी एलोपैथ हैं, चाहे जो भी अलग अलग मेडिसिन के सिस्टम है, सब लोग अपने पे एक्सपेरिमेंट करता है और उसके बाद फिर उस पे डिफाइन करता है. देखो 1810 में जब फर्स्ट ऑर्गेनल मेडिसिन लिखा गया था, 1796 में जब फर्स्ट एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल्स लिखा गया था, तो उस टाइम का एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आज के अभी 2020 और 21 के एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में देखोगे बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है. उस टाइम के प्रैक्टिस में जो चीज़ें बहुत सारी थी वो आज भी प्रिवेलेंट है, बट वो एलोपैथी के से हट के बाकी जो अभी एडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आज भी प्रिवेलेंट है. लाइक देखोगे हम कपिंग कहते हैं या वेनिसेक्शन कहते हैं, लीचिंग कहते हैं, ये आज भी छोटे छोटे ब्रांच ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन अलग अलग नाम से अलग अलग प्रिवेलेंट है. डायरेक्ट हम सिर्फ एलोपैथी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकते. यहाँ पे all those system of medicine which are not following based on this experiment. 1796 में एलोपैथिक सब्सटेंस जब कोई दवाई यूज होता था तो वो लेबोरेटरी में माउस के ऊपर भी यूज नहीं होता था एक्सपेरिमेंट उसका. वो लेबोरेटरी में गिनी पिग के ऊपर भी यूज नहीं किया जाता था उसका. आज उसके बगैर यूज नहीं होता है मेडिसिनल सब्सटेंस. सो ये जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अगर हम सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम की बात करें तो उस टाइम में और आज के टाइम में बहुत चेंज आया. उस टाइम में और आज के चीज़ों में बहुत सारा चीज़ बदला है, बहुत सारा बदला है, लेकिन सब कुछ नहीं बदला है. बहुत सारी चीज़ों का फैक्ट, उनका जो प्रिंसिपल है वो नहीं बदला. बट एक्सपेरिमेंटेशंस के ऊपर, आप उनके हाइजीन्स के ऊपर जाओगे, आप उनके कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर जाओगे, आप उनके सिस्टम ऑफ पैथोलॉजी के ऊपर जाओगे, बहुत सारा चीज चेंज हो गया है. उस टाइम का पैथोलॉजी और आज का पैथोलॉजी देखोगे, हनीमैन ने ऑर्गेनल में कई जगह पे पैथोलॉजी को क्रिटिसाइज किया है. सो उस टाइम की पैथोलॉजी और उस टाइम का फिजियोलॉजी और आज के फिजियोलॉजी में बहुत डिफरेंसेस है. और एक और चीज देख लो, जैसे जैसे वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का पैथोलॉजी और उनका फिजियोलॉजी एडवांस होता जाएगा, देखोगे दे विल कम मोर क्लोज, मोर नियर टू यू. उस टाइम पे लोग सिम्टम ऑफ माइंड और सिम्टम ऑफ बॉडी इसको बिल्कुल अलग अलग समझते थे. अभी से सिर्फ, अभी तो छोड़ दो तो 200 साल बहुत हो गया, अभी से आप सिर्फ 60 साल 70 साल पहले चले जाओ. सो देयर वाज नो रिलेशन विथ साइकोसोमैटिक इलनेस. वो मेंटल सिम्टम्स को अलग मानते थे, मेंटल कंडीशंस को अलग मानते थे और फिजिकल डिजीजेस को अलग मानते थे. आपके यहाँ मेंटल और फिजिकल दोनों को मिला के 1796 से चला रहा है, तभी हम होलिस्टिक सिस्टम कह रहे हैं. वहाँ अलग अलग था, अब वहाँ मान रहे हैं. आज हाइपोथायरॉइड होता है किसी को तो वो मानते हैं कि इसके अंदर ये जो मेंटल फीचर है, मूड फ्लक्चुएशंस है, मूड स्विंग्स है, डिप्रेशन है, इट इज अ कॉमन सिम्टम. दैट मीन्स एक ही कंप्लेन है, एक थायराइड की डिफिशियंसी है, फिजिकल लेवल पे भी सिम्टम्स दे रहा है, मेंटल लेवल पे भी सिम्टम्स दे रहा है. नाउ दे आर कोरिलेटिंग कि वन थिंग अफेक्ट्स द बोथ. जबकि आप उस टाइम पे देखोगे, उस टाइम की फिलोसफी थी कार्टेशियन प्रिंसिपल कहते हैं. आज हम लोग जिसको फॉलो करते हैं होम्योपैथी में, दैट इज कॉल्ड होलिज्म. और हिज होलिज्म का जो अपोजिट होता है दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रिंसिपल. कार्टेशियन मतलब दे कंसीडर माइंड एंड बॉडी सेपरेट, अलग अलग.
मतलब माइंड का सारा फंक्शनिंग फिनोमेना, इसका अपना सारा सिस्टम जो है, इसकी पार्लियामेंट अलग है और बॉडी का पार्लियामेंट अलग है, उसका रेगुलेशन अलग है। तो उन चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में उस टाइम के जो अंडरस्टैंडिंग था दैट इज बीइंग चेंज्ड, और उस चेंज का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है द चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन फिजियोलॉजी ऑफ दैट सिस्टम एंड पैथोलॉजी ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ? थ्योरेटिक मेडिसिन में एक और कोई किसी को कुछ पूछना है, कुछ भी, फिर हम आगे दो चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास अभी ऑर्गेनम की किताब है हाथ में? यस सर। आप यस सर। एफ्रोजम नंबर 17 का फुटनोट निकालो। मिला? यस सर। वहाँ देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में नीचे से सेकेंड सेंटेंस पे जाओ, राइट हैंड में एक जगह लिखा हुआ है मोरल रेमेडी। यस सर। मिला? उसको अंडरलाइन कर लेना आप। हेलो, हेलो, अंडरलाइन कर लिया? यस सर। सर। चलो उस पैराग्राफ को कोई एक रीड करो, एनीवन, अच्छे से जोर से रीड करो। पढ़ना शुरू करो कोई। A warning dream, a superstitious fancy, or a solemn prediction that death would occur at a certain day or at a certain hour has not unfrequently produced all the signs of commencing and increasing disease, of approaching death, and death itself at the hour announced, which could not happen without the simultaneous production of the inward change corresponding to the state observed externally, and hence, in such cases, all the morbid signs indicative of approaching death have frequently been dissipated by an identical cause, by some cunning deception or persuasion to a belief in the contrary, and health suddenly restored, which could not have happened without the removal, by means of this moral remedy, of the internal and external morbid change that threatened death. ठीक है, यहाँ मोरल रेमेडी किस चीज को कह रहा है? पढ़ने के बाद इस मोरल रेमेडी को किस चीज से कह रहा है? सर मोरल रेमेडी को यहाँ पे सर उसके मेंटल स्टेट से रिलेट किया है कि अगर वो ड्रीम ऐसा देख रहा है कि मैं इस दिन मर जाऊंगा, चाहे इस आवर में मर जाऊंगा, तो उसके बाद से उसकी जो हेल्थ की स्टेट है वो और खराब होती जा रही है। लेकिन अगर हम किसी तरह उसे डिसीव करते हैं कि नहीं, मतलब उसके
उसके ड्रीम्स को चाहे उसके मेंटल स्टेट को किसी तरह हम चेंज कर देते हैं तो वो फिर वो हेल्थ की तरफ उसकी प्रोग्रेस होती है। चलो अभी 3-4 मिनट बाकी है, अगर बीच में बंद हो जाता है तो अगली क्लास में फिर हम यहीं से शुरू करेंगे उसको। जब तक बोल रहे हैं तो सुनते रहना और याद दिला देना अगली क्लास में, तो हम इसी चीज़ से शुरू करेंगे। एक छोटा सा एक इंसिडेंस बता रहे हैं आपको। एक छोटे से विलेज का, आप लोग वो जानते हो अभी जो गांव में सेमल, सेमल जानते हो जो रुई बनता है जिससे? हेलो, रुई जिससे बनता है उसको जानते हो? अरे जिससे तकिया नो बनता है, सर। गद्दा बनता है, नहीं जानते हो तो एक बार पढ़ लेना। सेमल का होता है जिससे रुई या गद्दा जो भी आप बनते हो। कॉटन जिससे बनता है, कॉटन। आप कॉलेज जाते हो तुगलपुर में, जो मेन गेट पे एंट्री है ना, वहाँ पे देखोगे भी उस कॉटन को वो धुना जाता है, धुन के उसको ना बिल्कुल स्मूथ करते हैं, और स्मूथ करने के बाद फिर उसको कपड़े में भर के, और उससे गद्दा, तकिया, रजाई, ये चीज़ें बनती है गांव में आज भी। आप वहाँ देखोगे स्पेशली जो जयपुर का रजाई होता है वो उसी तरह से बना हुआ होता है। उसको बोलते हैं कॉटन का बना होता है, रुई बोलते हैं हिंदी में। तो एक छोटा सा गांव का एक रुई धुनने वाला, जो एक सर्टेन गांव में जैसे एक अमाउंट ऑफ रुई आया और उसको ढूंढता था, गांव में गद्दा बनता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ लोग थे, वो अचानक से एक बार एक बड़े शहर गया, बड़े शहर में स्पेशली बॉम्बे गया। वहां देखा उसने कि समुद्र किनारे बंदरगाह पे कई किलोमीटर लंबा एक समुद्री जहाज था, और वो पूरा रुई से भरा हुआ था। उस जहाज को देखने के बाद वो पजल्ड हो गया कि हम लोग गाँव में सपोज एक सर्टेन अमाउंट जो एक उसके कैपेसिटी के अंदर था उतना होता था, कुछ लोग मिलके उसको ढूंढते थे और उससे काम करते थे। उतना बड़ा देखने के बाद वो बिल्कुल शॉक में आ गया कि अब इतना रुई धुनेगा कौन? इसको तो ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल जाएगी हमारे सारे गांव के सारे लोगों की। और वो वहां से एक मेंटल शॉक लगा, और उसके अंदर एक चीज बैठ गई, फिक्सिटी, एक पागलपन बैठ गया। अब वो कहीं कुछ भी किसी काम में उसका दिल नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। हर बार एक ही चीज को कह रहा था कि इतना रुई धुनेगा कौन? धुनना मतलब वही जो उसके मशीन हाथ से होता है, ऐसे लगा के, कभी आप नेट पे सर्च करना तो दिख जाएगा, कि उसको स्मूथ करके वो चीजों में, कपड़े में भरने का काम। तो हर बार वो यही कहता था, इतना रुई धुनेगा कौन, इतना रुई धुनेगा कौन। और ये कहते कहते वो पागल हो गया था, कहीं कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हर जगह कहीं भी डॉक्टर इलाज कराया जाए, कुछ भी किया जाए, कोई भी नींद की दवाई दो, रिलैक्सिंग दवाई दो, जब होश में आता था ठीक होता था, फिर वही कहता था कि इतना रुई धुनेगा कौन। सिमिलरली एक कोई ऐसा डॉक्टर मिला जिसने पूरी सर्कमस्टांसेस को उसके अच्छे से सुना और समझा, और उसने उसके इलाज के लिए एक ही चीज कहा कि ठीक है कल आओ, हम कल बताएंगे तुम्हारा इलाज। अगले दिन वो एक झूठा एक पेपर तैयार किया, न्यूज़पेपर। उसमें उसी हवाई जहाज का एक फोटो बनाया और उसको आग लगा हुआ दिखा दिया, और वो पेपर कट लेके रखा हुआ था। जब अगले दिन वही पेशेंट आया उसके पास, फिर उसी स्टेट में आया, बोला अच्छा हमने पता किया तुम्हारे बारे में, तुम जो उस जहाज को देखे थे, वो देखो न्यूज़पेपर में आया है, वो जहाज में तो आग लग गई, वो जल गया। और जब उसने देखा, इसने कहा कि जल गया, फिर उसको प्रूफ करने के लिए उसने एक झूठा न्यूज़पेपर का कटिंग दिखाया, और देखने के बाद वो रिलैक्स हो गया, चलो अब बच गए। और इस दिन से उसका सिम्टम जो था ये वाला, वो चला गया। So what you will say this man's practice, इसने जो किया इसको आप क्या नाम दोगे? Indisposition. और कोई? Anyone? सर इसको मोरल रेमेडी नाम दे सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि बता रहे हो, और रीजन भी देना होगा।
चलो अभी तो अब लास्ट 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है। अगले सवाल को अगली क्लास में हम इस सवाल को पूछेंगे, आप लोग सब अपना जवाब विथ रीजन दोगे और फिर हम इसी फुटनोट को अभी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी इसका